मैं 13 साल का हूँ और एक दिन एक मैकेनिक ने मेरी आंखों में देखकर फुसफुसाया, सर गाड़ी मत चलाइए, ये खूनी ट्रैप लगता है। उस पल मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। अगर आपको लगता है अपने ही बच्चे कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो आज की कहानी आपका भरोसा हिला देगी। आगे सुनने से पहले एक सेकंड लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए आप कहां से सुन रहे हो, क्योंकि यह सच शायद किसी की जिंदगी बचा दे। मेरा नाम सुरेश मेहरा है। मैं एक रिटायर्ड ऑडिटर हूँ। पूरा लाइफ नंबर्स, फ्रॉड और सच के बीच की लकीर देखते गुजार दिया, लेकिन सबसे बड़ा फ्रॉड मेरा खुद का बेटा निकलेगा, ये मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। 3 महीने पहले मेरे बेटा रोहान ने नाराज होकर घर छोड़ दिया था। उसने मुझे डाइनिंग टेबल पर चिल्लाते हुए बोला था, पापा सिर्फ 45 लाख की बात है, आपके लिए कुछ भी नहीं। मैं आपका बेटा हूँ, ये पैसा वैसे भी कल को मेरा ही होगा, फिर अभी क्यों नहीं दे सकते? मैंने शांत टोन में कहा था, बेटा इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है प्लान, नंबर्स, रिस्क, रिटर्न। तुम सिर्फ अपॉर्चुनिटी बोल रहे हो, डिटेल कुछ नहीं। मैं अपनी पूरी लाइफ लोगों के झूठ पकड़ता आया हूँ, अंधे होकर पैसा नहीं दे सकता। उसने टेबल पर इतना जोर से हाथ मारा कि नमकदान उछल गया। अब कंजूस नहीं, खुदगर्ज हो। आप चाहते ही नहीं मैं आगे बढ़ूं, और फिर वो चला गया। तब से मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था। फिर एक मार्च के मंडे को शाम 4:45 बजे फोन आया। स्क्रीन पर नाम था रोहान। दिल एक सेकंड के लिए रुक सा गया। पापा, उसकी आवाज अजीब तरह से सॉफ्ट थी। मैं और मम्मी दोनों आपको मिस कर रहे हैं। आए रात डिनर पे आइए ना, मम्मी ने आपका फेवरेट मटन स्ट्यू और छोटे आलू बनाए हैं, प्लीज ना। उस पल मैं ऑडिटर नहीं, सिर्फ एक अकेला बाप था। जिस डाइनिंग टेबल पे मैं फ्रोजन रोटी और रेडीमेड दाल खाता था, वहां पहले हंसी होती थी। मेरी वाइफ सुनीता की आवाज होती थी। रोहन का बचपन होता था। मैंने तुरंत कह दिया, बिल्कुल बेटा, मैं आता हूँ। कितने बजे? शार्प 7 बजे। लेट मत होना, सब रेडी रहेगा। कॉल कट होने के बाद भी मैं फोन पकड़ के बैठा रहा। कुछ तो अजीब था, पर दिल ने दिमाग की आवाज दबा दी। शायद फैमिली हील हो सकती है, शायद मैं ही ज्यादा स्ट्रिक्ट था। 9 बजे के आसपास मैंने अपनी डोरबेल वाली सेडान की चाबी लेकर गराज में गया। गराज में ठंडी हवा, थोड़ा तेल की स्मेल, नॉर्मल। गाड़ी में बैठकर इग्निशन घुमाया, स्टार्टर घुमा, लाइट्स ऑन, सब नॉर्मल साउंडिंग, लेकिन इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ। दूसरी बार ट्राई किया, फिर भी नहीं। फ्यूल 300 दिखा रहा था, बैटरी भी ठीक। हुड खोला, इंजन को ऐसे घुरा जैसे वो मुझे जवाब दे देगा। मुझे मैकेनिकल का जीरो नॉलेज। फोन वाइब्रेट हुआ। रोहान का मैसेज, डैड जल्दी आइए, खाना ठंडा हो रहा है। मेरे हाथ हल्का सा कांपने लगे। मैं नहीं चाहता था वो सोचे कि मैं बहाना बना रहा हूँ। मैंने तुरंत लोकल टोइंग वाले को कॉल किया। सर बस 20-30 मिनट, उन्होंने बोला। 40 मिनट बाद 2 ट्रक आया। ड्राइवर ने फ्रेंडली टोन में बोला, सर चलिए शर्मा मोटर्स ले चलते हैं, यहीं पास में है, शर्मा जी का काम बढ़िया है। मैं उनके साथ कैबिन में बैठा और गाड़ी पीछे से लटकी हुई जैसे कोई लाश हो। रास्ते भर मेरा दिमाग सिर्फ एक थॉट रिपीट करता रहा, मेरा बेटा मुझे बुला रहा है, शायद आज सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कहीं अंदर एक छोटा सा वॉइस बोल रहा था, इतना इजी कभी नहीं होता। शर्मा मोटर्स एक पुराना से वर्कशॉप था। दिन की छत, हवा में तेल और धुएं की स्मेल। मैकेनिक विजय 40s का आदमी, क्रीज से भरा हाथ, लेकिन आंखों में ऑनेस्टी। नमस्ते अंकल जी, प्रॉब्लम क्या है? गाड़ी स्टार्ट हो ही नहीं रही। मैंने बताया, बेटा के यहाँ डिनर पे जाना था, अर्जेंट है। उसने गाड़ी लिफ्ट पे चढ़ाए, नीचे से टॉर्च मारकर चेक करने लगा। मैं वेटिंग एरिया में बैठे बैठे रोहन के मैसेजेस देख रहा था। डैड वेयर आर यू? डैड जल्दी, सब वेट कर रहे हैं। टोने प्यार वाला नहीं, ज्यादा कमांड जैसा। लगभग आधा घंटा बीत गया। मैं रेस्टलेस हो गया। तभी विजय अंदर आया। उसका चेहरा बिल्कुल सॉफ्ट, जैसा किसी ने भूत दिखा दिया हो। हाथ में टॉर्च थी, लेकिन हाथ कांप रहे थे। अंकल जी प्लीज आप बाहर आइए, अभी के अभी। हम दोनों गाड़ी के नीचे गए। उसने टॉर्च ब्रेक लाइन पर दिखाई। मैं मैकेनिकल समझता नहीं, फिर भी एक चीज क्लियर थी, पाइप बिल्कुल एकदम साफ सुथरे तरीके से कटा हुआ था, जैसे किसी ने ब्लेड से एक ही क्लीन स्ट्रोक में कट किया हो। ये क्या है? मैंने फुसफुसाया। विजय ने धीरे से कहा, अंकल जी ये वेयर एंड टियर नहीं है, ये किसी ने जानबूझकर काटा है। और यहाँ देखिए। उसने इंजन के पास एक सेंसर पर टॉर्च डाली। ये भी छेद चार की हुई लगती है, जैसा किसी ने इंजन को थोड़ा टाइम तक स्टार्ट ना होने के लिए सेट किया हो। सकता है गाड़ी थोड़ी देर बाद स्टार्ट हो जाती, आप हाईवे पर निकाल जाते, फिर इंजन फेल, आप पैनिक ब्रेक दबाते और ब्रेक बिल्कुल काम नहीं करते। मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। रात का ट्रैफिक, 60-70 की स्पीड, ब्रेक फेल, एक्सीडेंट, सब आंखों के सामने फ्लैश हो गया।
फोन वाइब्रेट हुआ। रोहान का मैसेज, डैड जल्दी, हम वेट कर रहे हैं। उस एक लाइन ने सब क्लियर कर दिया। 3 महीने पहले पैसे के लिए जो जाला हुआ चेहरा मैंने देखा था वो याद आया। रात के 2 बजे गराज से आई थी वो हल्की सी लोहे की आवाज जो मैंने कटिया हवा समझकर इग्नोर कर दी थी, वो याद आई। और एक और थॉट, मेरे घर की एक्स्ट्रा चाबी सिर्फ रोहान के पास है। वो मैकेनिक जैसा आदमी नहीं था, लेकिन बेसिक लॉजिक रोज ऑडिटर बनकर यूज हो ही जाता है। अब सारी लाइन्स एक पॉइंट पर आ गई थी। किसी और को मेरे गराज का कोड नहीं पता, किसी और को नहीं पता कि मैं 7 बजे निकालने वाला हूं। विजय धीरे से बोला, अंकल जी ये किसी अपने का काम लगता है। वो जानता था आप कितने बजे किस रूट से निकलेंगे। यह कोई सिंपल छेड़छाड़ नहीं, ये तो सीधा हत्या की प्लानिंग है। पैटर्न इंटरप्ट क्लियर था। मेरा अपना बेटा मेरी मौत का वेट कर रहा था। मैंने सीधी गर्दन से कहा, विजय सब कुछ फोटो लो, डिटेल्ड लिखो, किस एंगल से कट है, कौन सा पार्ट, क्या क्या छेड़छाड़ हुई, पुलिस केस बन सकता है। उसने तुरंत तस्वीरें खींचनी शुरू की। मैं वर्कशॉप के बाहर आ गया। ठंडी हवा, एम्प्टी रोड, अंदर से किसी ने मेरा पूरा ट्रस्ट फाड़ दिया था। फोन पर एक और मैसेज, डैड कार से आ रहे हो ना, हाईवे से आना, वो फास्ट हैं। अब मुझे फैमिली डिनर से ज्यादा सर्वाइवल इंपॉर्टेंट लग रहा था। मैंने रोहन को सिर्फ एक मैसेज भेजा, कर में प्रॉब्लम हो गई, नहीं आ पाऊंगा, सॉरी बेटा। उसने तुरंत रिप्लाई किया, कब ठीक होगी, कल आ सकते हो, या वैसे कब मरोगे जैसा लग रहा था। मैंने तुरंत एक रेंटल कार ऐप खोला। अब मुझे डिनर नहीं सच देखना था, रोहन का रियल प्लान क्या है वो जानना था। रेंटेड गाड़ी लेकर मैं सीधा उसके घर की गली में गया, लेकिन घर के सामने नहीं, थोड़ा कॉर्नर पर। उसके लिविंग रूम की विंडो से अंदर साफ दिख रहा था। सिर्फ से आई सिंक को बाइद है, न टेबल पर खाना, न कुकर का स्टीम, न कोई थाली, सिर्फ डाइनिंग टेबल पर फाइल, पेपर्स, एक 2 स्टैम्प्स, और रोहन और उसकी बीवी स्टूले पर बैठकर कुछ डिस्कस कर रहे थे। वो दोनों बार बार फोन की स्क्रीन देख रहे थे, जैसे किसी कॉल का वेट कर रहे हो। एक्सीडेंट का कॉल, हॉस्पिटल का कॉल, पुलिस का कॉल, डिनर का तो नामो निशान नहीं। अस्पल मुझे क्रिस्टल क्लियर समझ आ गया, उनका प्लान कब का रेडी था। बस मेरी लाश मिसिंग थी। मैंने अपने अंदर एक लाइन खींच दी, अब मैं सिर्फ बाप नहीं ऑडिटर भी हूं, और जिसने मुझे मरने का ट्रैप सेट किया है उसको मैं एक एक एविडेंस के साथ गिरने दूंगा। यहीं पे पहला पार्ट खत्म होता है। अगले पार्ट में जो मैंने प्लान बनाया वो उनके लिए सबसे डेंजरस ऑडिट निकला। गुजरात में सीधा घर वापस आया, पर पहले जैसा वल्नरेबल नहीं। अब मेरे पास 2 चीजें थी, मैकेनिक का प्रूफ और मेरा दिमाग। घर में एंटर होते ही सब कुछ अजीब क्वाइट लगा। पहले यहाँ सुनीता की हंसी, टीवी का नॉइज, रोहन का पापा देखना होता था। अब सिर्फ फ्रिज की आवाज और एम्प्टी चेयर्स। लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरा गुस्सा था, थंडर स्लो प्लानिंग वाला गुस्सा। सुबह तक मैंने पूरी रात नहीं सोया। एक और डायरी निकाली जिसमें पहले मैं बजट प्लान लिखता था, अब मैंने उसमें लिखना शुरू किया। मोटिव, रोहन को जल्दी पैसा चाहिए। अमाउंट, कार्स, लाइफस्टाइल, ग्रीड। मीन्स डिस्पेयर की गराज का एक्सेस, मेरी रूटीन। एविडेंस, कट ब्रेक लाइन, सेंसर सैबोटाज, डिनर का जूता एक्सक्यूज, रोहन के मैसेजेस। ये सिंपल बुलेट पॉइंट्स नहीं, मेरी लाइफ का केस फाइल बन रहा था। सुबह सबसे पहले मैं शर्मा मोटर्स वापस गया। विजय ने ऑलरेडी हाई क्वालिटी फोटोज प्रिंट कर लिए थे। उसने एक डिटेल्ड नोट भी लिखा था, ब्रेक लाइन क्लीन कट विद शार्प ऑब्जेक्ट, नॉट नेचुरल वेयर, इंजन सेंसर टेम्पर्ड इंटेंशनली। मैंने उससे कहा, विजय पुलिस से गर तुमसे स्टेटमेंट मांगे, तुम सच बोलोगे ना? उसने सीधा कहा, अंकल जी मैं भी किसी का बाप हूं, अगर किसी ने मेरे पापा के साथ ऐसा किया होता तो मैं यूज छोड़ता नहीं, आप बेफिक्र रहिए। वहां से मैं सीधा एक लॉयर के पास गया। नाम था एडवोकेट वर्मा, मिडिल एज्ड, शार्प दिमाग, सिंपल ऑफिस। मैंने उस सब बताया जितना शेयर कर सकता था। उसने ध्यान से सुना, फिर बोला, सर 2 चीजें पैरेलल चलाओ, एक पुलिस कंप्लेंट और एविडेंस प्रोटेक्ट करो, 2 अपनी प्रॉपर्टी और वेल्थ के डॉक्यूमेंट्स आज से चेंज करो। जो आदमी आपकी जान के पीछे है, यूज आपकी प्रॉपर्टी का 0 एक्सेस मिलना चाहिए। उसने मुझे एक जरूरी बात बताई, इंडिया में अगर कोई लीगल हेयर किसी की मौत प्लान करे या अटेम्प्ट करे तो वो नेचुरल हेयर होने के बाद भी कोर्ट उसको डिस्क्वालीफाई कर सकता है, लेकिन सब कुछ एविडेंस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट स्टॉप पुलिस स्टेशन था। ड्यूटी ऑफिसर पहले तो थोड़ा कैजुअल था, लेकिन जैसे ही मैंने ब्रेके की फोटोज, मैकेनिक का नोट, रोहन के मैसेजेस का पैटर्न दिखाया, उसका टोन चेंज हो गया। सर अभी के लिए हम इसको सस्पिशियस सैबोटाज मानकर एनसीआर रजिस्टर कर सकते हैं। फायर के लिए हमें या तो डायरेक्ट कन्फेशन या फिर स्ट्रॉन्ग सीसीटीवी या विटनेस चाहिए। आप शक किस पर कर रहे हो? मैं उस वक्त डायरेक्ट नाम नहीं बोलना चाहता था। अभी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ अपनी सेफ्टी और प्रूफ सिक्योर कर रहा हूं।
ऑफिसर ने मुझे सीधा सजेशन दिया, सर कार पर कैमरास लगवा लो, गैरेज गेट, मेन डोर, सब जगह। अगर कोई वापस आए हमारे पास सॉलिड फुटेज होगा। रात को शाम तक मैं फिजिकली थक गया था पर मेंटली बिल्कुल ऑन। मियर नेबर मिसेस बेट्रा 60+, सिंपल सी आंटी मुझे चाय लेकर आई। सुरेश जी सब ठीक तो है? रात भर लाइट्स ऑन थी और आज आपका चेहरा भी अजीब है। पता नहीं क्यों लेकिन मैं टूट गया। मैंने उन्हें शॉर्ट वर्जन बता दिया। उनकी आंखों में शॉक नहीं, डाढ़ था। मेरी बेटी ने भी एक बार मेरी प्रॉपर्टी के लिए गलत पेपर साइन करवाने की कोशिश की थी। तब समझा कि अपने बच्चों को भी लिमिट दिखानी पड़ती है। आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, बेवकूफ़ी ये होती कि आप कुछ ना करते। उन्होंने सिंपल सी बात बोली जो मेरे दिमाग में इंग्रेव हो गई। जब खानदान वाले आपकी जान के पीछे हो जाएं, तो फिर आपका फर्ज बनता है अपने आप को बचाना। ये स्वर्थ नहीं, जिम्मेदारी है। अगले दिन कैमरा वाला टेक आया। मैंने गैराज में 2 हिडन HD कैमरास लगवाए, एक साइड डोर पर, एक गाड़ी के ऊपर। इंफ्रारेड क्लाउड स्टोरेज, लाइव व्यू मेरे फोन पे। उस रात में पहली बार प्लान के साथ सोया। 2 दिन तक रोहन का सिर्फ एक मैसेज आया, डैड कल नहीं आए, सब ठीक तो है, मम्मी भी टेंस है। पहले मैं ऐसे मैसेजेस पिघाल कर रिप्लाई कर देता, लेकिन अब मेरे पास उसके ब्रेक लाइन का कट इमेज था। मैंने सिर्फ इतना लिखा, गाड़ी में बड़ा प्रॉब्लम आ गया, मैकेनिक के पास है, थोड़ा बिजी हूं, बाद में बात करेंगे। उसका रिप्लाई तुरंत आया, गाड़ी ठीक होते ही बता देना, हम फिर से डिनर प्लान करते हैं। उसके लिए डिनर का मतलब था नेक्स्ट अटेम्प्ट, मेरे लिए डिनर का मतलब था नेक्स्ट ट्रैप। मैंने डिसाइड किया एक बार उसके सामने जाकर भी उनके रिएक्शन देखना जरूरी है। इस बार मैं उनका फूड नहीं, उनकी आंखें पढ़ूंगा। फ्राइडे को मैंने रोहन को कॉल किया, डिलिबरेटली थोड़ा स्लो, एल्डरली टोन में बोला, बेटा गाड़ी तो अभी भी वर्कशॉप में है, पर मैं रेंटल से आज शाम तुम्हारे यहाँ आ सकता हूँ, अगर तुम लोग फ्री हो। उसकी आवाज में 1 सेकंड के लिए पॉज आया, फिर फेक एक्साइटमेंट, हान बिल्कुल आइए, मम्मी खुश हो जाएगी। शाम को मैं रेंटल गाड़ी लेकर उसके घर गया। दरवाजा खुला, रोहन ने ज्यादा टाइट हक दिया, जैसा कोई गिल्ट को कवर करता है। उसकी बीवी नेहा स्माइल कर रही थी, लेकिन आंखों में वो ग्लो नहीं था जो सच्ची खुशी में होता है। डाइनिंग टेबल पे खाना था, सिंपल इंडियन डिनर, रोटी सब्जी दाल्स, लेकिन प्लेट से ज्यादा उनका ध्यान मुझ पर था। पापा आप अब ठीक हो ना? कभी कभी ऐसे एक्सीडेंट्स लाइफ में हो जाते हैं, रोहन ने कैजुअली बोला। मैं अंदर से हंस पड़ा, मुझे ऑलमोस्ट मारकर अब एक्सीडेंट बोल रहा था, लेकिन ऊपर से मैं कंफ्यूज्ड बुद्धे का रोल प्ले कर रहा था। हाँ बेटा, मैकेनिक ने बोला कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी ब्रेक वाले पार्ट में, समझ नहीं आया मुझे, पर बोला कि अगर गाड़ी चलाते तो एक्सीडेंट हो सकता था। बच गया मैंने हल्का सा हंसी के साथ बोला। उस मोमेंट दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया, फिर 1 सेकंड में झूठी स्माइल वापस। माहौल सडनली हैवी हो गया। ये साइकोलॉजिकल ट्रिगर था। उन्हें पता चल गया कि मुझे ट्रूथ का हिंट मिल चुका है, पर उन्हें यह नहीं पता कि मुझे कितना पता है। डिनर के बीच में कैजुअली बोला, वैसे बेटा मैं सोच रहा हूं ये बड़ा घर बेच दूं, मैं अकेला रहता हूं, इतना बड़ा घर और गार्डन हैंडल नहीं होता, कोई छोटा फ्लैट ले लूंगा, बाकी पैसा फिक्स डिपॉजिट में डाल दूं, थोड़ा ट्रैवल भी कर लूं। रोहन का स्पून हवा में फ्रीज हो गया। नेहा ने तुरंत उसकी तरफ देखा, पर पापा ये तो आपका और हम सबका घर है, आप ऐसे कैसे बेच सकते हो? मुझे क्लियरली टेंशन सुनाई दी। मैं बिल्कुल स्लो टोन में बोला, अरे बेटा अब तुम्हारा अपना घर है, मैं तो एक बूढ़ा आदमी हूँ जो बच गया एक एक्सीडेंट से, सोचा थोड़ा लाइफ एंजॉय कर लूं। वैसे कल लॉयर के पास भी गया था कुछ पेपर्स अपडेट करने। ये सुनते ही दोनों का एक्सप्रेशन ऐसा हो गया जैसे किसी ने उनका सीक्रेट रिकॉर्ड कर लिया हो। डिनर जल्दी खत्म हो गया। रोहन ने ज्यादा फोर्सफुली बोला, डैड ऐसे डिसीजन जल्दी मत लीजिए, पहले हमसे डिस्कस कर लेना। मैं मुस्कुराया, बिल्कुल बेटा अब तो टाइम ही टाइम है, वैसे मैं कल थोड़ा बिजी रहूंगा, तुम टेंशन मत लो। मैं वहां से निकाल गया, लेकिन एक चीज क्लियर हो चुकी थी, उनका प्लान फेल हुआ, पैनिक मोड ऑन हो गया। और जब ग्रीडी लोग पैनिक में आते हैं तब सबसे बड़ी गलती करते हैं। रात को घर आकर मैंने गैरेज कैमरास का लाइव फीड चेक किया। फिलहाल सब खाली था, लेकिन मुझे अंदाजा था जल्दी ही कोई मेहमान आने वाला है। अगले पार्ट में वही घर का गैराज उनके लिए जेल का दरवाजा बनने वाला था। 2 रात बाद सुबह सुबह मेरा फोन पुलिस सायरन की तरह बज उठा। नोटिफिकेशन आया, मोशन डिटेक्टेड, गैराज कैमरा, टाइम द 3:18 AM। मैं बेड से सीधा उठकर फोन पे लाइव फीड ओपन किया। साइड डोर का लैच धीरे से खुला, अंदर रोहन आया, काले कपड़े, हाथ में छोटा टूल बॉक्स। मेरी हार्ट बीट स्लो हो गई।
दिमाग बिल्कुल क्लियर, कैमरा का एंगल परफेक्ट था। उसका चेहरा, टूल्स, गाड़ी सब फ्रेम में। वो सीधा मेरे होंडा के पास गया, ड्राइवर साइड डोर खोला, टॉर्च से अंदर झांका, फिर नीचे झुकने लगा जैसे फिर से ब्रेक की लाइन छेड़ने वाला हो। फिर शायद उससे कुछ महसूस हुआ, शायद कैमरा का हल्का सा लाइट रिफ्लेक्शन या अपना हाई गिल्ट। वो एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया, प्यूर्स गैराज को स्कैनिंग आईज से देखा, फिर तुरंत डोर बैंड करके भाग गया। बस 40-50 सेकंड का फुटेज, लेकिन उसमें उसका इंटेंशन, इलीगल एंट्री, टूल सब क्लियरली रिकॉर्ड हो गया। सुबह मैं सीधा पुलिस स्टेशन गया, मैकेनिक का रिपोर्ट, पहले कट ब्रेक लाइन की फोटोज, अब ये फ्रेश सीसीटीवी वीडियो, सब यूएसबी पर डालकर इंस्पेक्टर को दिया। इंस्पेक्टर ने वीडियो देखा, चेयर से पीछे तक झुक गया। सर, अब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, ये आपका ही बेटा है। मैंने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया। ये अटेम्प्ट नंबर 2 है। हम अब्यूज, डायरेक्ट अटेम्प्ट टू मर्डर, हाउस ट्रेसपास और सैबोटाज में ले सकते हैं। उन्होंने तुरंत एक टीम भेजी। 2 घंटे बाद फोन आया, सर, रोहान को हमने पिक कर लिया है, आपको स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने आना होगा। स्टेशन में बैठकर मुझे अजीब शांति महसूस हो रही थी। डर था ऑब्वियसली, कौन चाहता है अपने ही बच्चे को हैंडकफ में देखना, लेकिन एक और स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी। मैंने अपने आप को बचाया। मैंने आंख बैंड करके बेटा बेटा जब कर खुद को कुर्बान नहीं किया। रोहन को जब लॉकअप से हीरिंग के लिए निकला गया, उसने पहली बार सीधा मेरी आंखों में देखा। उसके चेहरे पर शॉक, गिल्ट, थोड़ी सी शर्म, सब मिक्स था। वॉल्यूम इतना स्लो था कि सिर्फ मैं और पास का ऑफिसर सुन सकते थे। वो बोला, सॉरी पापा, बस 2 शब्द। मैंने चिल्लाया, न रो पादा। मैंने सिर्फ सोचा, ये सॉरी लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं भर सकता। कोर्ट में केस सिंपल, तारीख से प्लस हुआ। पुलिस ने सब एविडेंस दिया, पहली बार ब्रेक लाइन कट, मैकेनिक का रिटन स्टेटमेंट, मेरा गराज का सीसीटीवी फुटेज जिसमें वो रात को टूल्स के साथ घुसता है, मेयर और उसके मैसेजेस का पैटर्न। जज ने एक पॉइंट पर सीधा रोहन से पूछा, तुम जानते हो अगर तुम्हारी प्लानिंग सक्सेसफुल हो जाती तो तुम्हारे पिता की जान जा सकती थी। रोहन चुप रहा। साइलेंस भी कभी कभी कन्फेशन होता है। फाइनल में उसने प्ली डील एक्सेप्ट कर ली, जेल की सजा। टिकट पर लिखा, अपने ही पिता की जान का रिस्क लेने वाला बेटा। कोर्ट से बाहर निकालते वक्त प्रेस नहीं थी, कोई धूमधाम नहीं, सिर्फ मैं था, मेरा दाढ़ था और मेरे पास खड़ी मिसेस बत्रा थी जिन्होंने क्वाइटली मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। उन्होंने धीरे से कहा, देखा, आपने सच को चूज किया, इमोशनल ब्लैकमेल को नहीं। इसी को कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। घर वापस आकर मैंने सबसे पहला काम किया, अपनी विल दोबारा चेक की। लॉयर ने ऑलरेडी अपडेट कर दिया था, मेरी प्रॉपर्टी का मेजर हिस्सा एक चिल्ड्रंस हॉस्पिटल को जाएगा, किसी एनजीओ को, या जहां भी आप फ्यूचर में डिसाइड करोगे। बस रोहन का नाम वहां सिर्फ ₹1 के साथ मेंशन था, फॉर रीजंस नोन टू हिम। ये एक लाइन पावरफुल होती है, दुनिया को सिग्नल मिल जाता है कि कुछ ऐसा हुआ है जो कोर्ट के फाइल में लिखा है। कुछ महीने बीत गए। रोहन की माँ, मेरी एक्स बहू, एक बार फोन पर चिल्लाई, आपने अपने ही बेटे की लाइफ बर्बाद कर दी। मैंने सिंपल सा जवाब दिया, नहीं, उसने मेरी जान के साथ खेलना डिसाइड किया। मैं सिर्फ रूल बुक फॉलो कर रहा हूँ। मैं स्लोली अपनी लाइफ नॉर्मल करने लगा। घर में सीसीटीवी कैमरास अब भी हैं, पर अब उनको देखकर डर नहीं, सिक्योरिटी फील होता है। मैंने अपनी हेल्थ का ध्यान रखना स्टार्ट किया, मॉर्निंग वॉक्स शुरू की, मिसेस बत्रा के साथ चाय पर लाइफ की बातें करने लगा। एक दिन उन्होंने कैजुअली बोला, सुरेश जी, आपने नोटिस किया, आप अब सिर्फ अपने दाढ़ की बात नहीं करते, आप फ्यूचर की बात करते हो। तब मुझे रियलाइज हुआ, सच में मैं सिर्फ बचा नहीं, ग्रो भी कर रहा हूँ। रोहन ने एक बार जेल से लेटर भेजा, मैंने वो एनवलप ड्रॉअर में रख दिया, अभी तक खोला नहीं। शायद कभी फ्यूचर में खोलूं, शायद कभी भी नहीं। लेकिन एक चीज क्लियर है, माफी का मतलब ट्रस्ट वापस देना नहीं होता। कभी कभी माफी का मतलब होता है, मैं तुम्हारे दिखाए हुए चेहरे को एक्सेप्ट करता हूं और अपनी साइड से चैप्टर क्लोज करता हूं। आज मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि इंडिया में बहुत से पेरेंट्स को लगता है बेटा तो अपना ही होता है, कुछ भी करे हम जा लेंगे। लेकिन सुनो, अगर आपका बच्चा आपकी जान, आपका पैसा, आपका रिस्पेक्ट लेकर खेल रहा है तो आपका फर्ज है खुद को प्रोटेक्ट करना। रिश्ते ब्लड से नहीं, नियत से बनते हैं। लालच इंसान को अंधा बनाता है और अंधे को स्टीयरिंग पे बैठने देना खुद को मारने जैसा है। अगर आपको मेरी कहानी से कुछ सीखने को मिला, अगर कभी आपने भी ऐसे रेड फ्लैग्स इग्नोर किए हैं, प्लीज कमेंट में लिखिए। शायद आपका कमेंट किसी और मम्मी पापा की आंखें खोल दे। और अगर आप चाहते हो और भी ऐसी रियल फील, दर्द भरी लेकिन पावरफुल कहानियां सुनना, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों, पेरेंट्स, रिलेटिव्स के साथ शेयर करो। याद रखो,
आपकी जिंदगी की कीमत किसी की ईएमआई से ज्यादा है। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। मैं हूं सुरेश और ये मेरी कहानी थी एक बाप की जो ऑलमोस्ट अपने ही बेटे के ट्रैप में मर जाता, लेकिन वक्त पर योग आया। अगली कहानी सुनने के लिए यही रुको, क्योंकि नेक्स्ट स्टोरी शायद आपकी सोच को फिर से हिला दे।